सेशन को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है अच्छे से कि हम लोग जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वह चीज क्या है भैया हमारी, वह चीज हमारी एनसीईआरटी है जिसको लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से अपना सेशन। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, आवाज वगैरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आप सभी को। चलो, तो आपको पता है कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और इससे पहले आपने यदि इस चैनल को सुपर कोचिंग टेट एंड पीआरटी टेक्स्ट बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में हमारी बाकी की सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो रिकॉर्डेड आप पिछली वीडियो जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पिछली वीडियोस को देखना। ठीक है, चलिए बाकी आगे की क्लास को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी को, कक्षा 6 की ज्योग्राफी को, एनसीईआरटी को, जिसमें अगर बात करेंगे तो 4 चैप्टर हम कल की क्लास में आपको फिनिश करा चुके हैं। कितने चैप्टर? यहां तक 4 चैप्टर में आपको करा चुका हूं। पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियां, और चौथा मानचित्र। यह चैप्टर हम लोग और करा चुके हैं। 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये नई वाली एनसीईआरटी है। ये इधर टॉपिक जो है कोविड से पुरानी वाली एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, चलो तो इसको स्टार्ट करेंगे जल्दी से। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया भाई अब तो। ठीक है, तो चलो ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पहला जो चैप्टर है हमारा यही पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और इसी में पहले प्रश्न के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और कह रहा है भैया यहाँ पर कि जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विच स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी वाटर की कौन सी अवस्था आर इंक्लूडेड इन दी हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को शामिल किया जाता है। पहला कह रहा है जल को शामिल किया जाता है, बर्फ को शामिल किया जाता है, जलवाष्प को भी शामिल किया जाता है, या उपयुक्त सभी, या उपयुक्त सभी। किस किस को शामिल किया जाता है आपको इसके बारे में बताना होगा। जलमंडल में कौन कौन सी चीजों को, सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे भैया। तो आप एक बात देखोगे तो जलमंडल में जल को तो शामिल करेंगे करेंगे, जल से क्या बन जाएगी, बर्फ शामिल करेंगे। और जब गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की इस वजह से जल जो है वाष्प के रूप में बदल जाएगा, जलवाष्प के रूप में बदल जाएगा। लेकिन ये जलवाष्प कहाँ पाई जाएगी? तो लेकिन ये जलवाष्प पाई जाएगी वायुमंडल में पाई जाएगी। इसलिए बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जलवाष्प जो है वह वायुमंडल का हिस्सा है, लेकिन आप जानते हैं कि वह वायुमंडल में पाया जरूर जाता है लेकिन हिस्सा तो जल का ही है। अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो जल, बर्फ, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर भैया? बताओ। अंशुमन कुमार गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न समझ में आ गया? यस लिख दो। बिल्कुल किरण कुमारी, वाटर, स्नो, वाटर वेपर, बिल्कुल यहाँ पर सही है। गुड इवनिंग प्रीतांजलि जी। चलिए अब जैसे आप ये देख रहे हैं 4 मंडल हैं आपके सामने, आप यहाँ पे देख रहे हैं यह क्या है भैया? जलमंडल है। साथ के साथ यह क्या आपको भैया? वायुमंडल है। और ये क्या है आपका? स्थल मंडल है। तो पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं, पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं, अगर उनकी भी अगर हम बात करेंगे तो 3 स्थल रूप मुख्य रूप से होते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। और याद रख लीजिएगा, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और साथ के साथ याद रख लीजिएगा स्थल मंडल। इन तीनों को मिलाकर के बनी एक संकीर्ण संरचना, एक नैरो स्ट्रक्चर बनी, एक संकीर्ण संरचना जहां पर जीवन संभव है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जैव मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम जैव मंडल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं भैया? बायोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? बायोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों को बना करके बनी एक संरचना जहां वह जीवन संभव है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। आपने
एक कहावत भी सुनी होगी, मतलब बुजुर्ग लोग भी इस बात को कहते हैं वेद पुराणों में भी, कि जो मानव का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो मनुष्य का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिनको 5 महाभूत कहते हैं। कहावत है ना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा है। तो उसी तरीके से जो पृथ्वी के स्थलमंडल हैं उनमें जो परिमंडल हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल को सम्मिलित किया गया है। क्लियर है? आगे बात करें। चलिए, यह बात क्लियर है, यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। ठीक है भैया, आगे बात करेंगे। यह बात आपको समझ में आ गई है तो पहले एक बार सभी लोग यस कमेंट कर दो कि हाँ सर ये बात हमारी समझ में आ चुकी है। और जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दो, और जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उन्होंने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो चैनल को क्या कर लेना दोस्तों? सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर बताओ यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ बिल्कुल। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम समीरा। हुसैन जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया जी, मैंने लाइक कर दिया, थैंक यू प्रीति बेटा। राजेश ठाकुर थैंक यू, शुक्रिया, शुभकामना मेरे भाई। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने दूसरा सवाल है कि जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? विच सर्कल्स आर इंक्लूडेड इन दी बायोस्फीयर? जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल को शामिल किया गया है? लाखेंद्र राय कह रहे हैं डेली का क्लास का टाइमिंग बता दीजिए। लाखेंद्र मेरे भाई, यह क्लास रोजाना चलती है 4 बजे। यह क्लास कितने बजे चलती है भैया? यह क्लास रोजाना चलती है, 4 बजे चलती है। आप में से जो भी नए बच्चे हैं जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यह क्लास कितने बजे चलती है भैया? तो यह क्लास रोजाना 4 बजे चलती है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास चलेगी, 5 दिन याद रख लीजिएगा। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी, जिसमें आपको क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा खुद से अपने घर पे। और उस सैटरडे संडे में मैं आपके लिए कभी कभी क्या लेके आऊंगा भैया? मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? मैराथन क्लास लेकर के आऊंगा। क्लियर है? अच्छा, इस संडे को यदि आप किसी टॉपिक पर मैराथन क्लास लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए। अगर आपको इस संडे को कोई मैराथन क्लास लेनी है, आपको कुछ बेहतर पढ़ना है, तो आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। तो जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? तो जैव मंडल में तो हमने भी आपको क्या बताया था भैया कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों के मिलने से बना एक ऐसा संकीर्ण क्षेत्र जहां पर जीवन संभव है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं भैया? जैव मंडल बोलते हैं। अतः इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? डी इसका क्षेत्र हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर, ये हो जाएगा एटमोस्फीयर, और ये क्या हो जाएगा? लिथोस्फीयर। 3 मंडल हो गए। लिथोस्फीयर का मतलब ये क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा स्थल मंडल। क्या हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा। हाइड्रोस्फीयर यानी यह क्या हो जाएगा हमारा? तो यह हमारा जलमंडल हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर। यह क्या हो जाएगा भैया हमारा? तो यह हमारा हो जाएगा वायुमंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायुमंडल हो जाएगा। और इन तीनों के मिलने से बना यह जो संकीर्ण क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं भैया? तो उसको हम बोलेंगे जैव मंडल बोलेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। याद रख लीजिएगा, क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। इस बात को याद रख लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 100+ वॉचिंग चल रहा है, लेकिन लाइक की संख्या 100 से कम है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, सो प्लीज एक बार सेशन को लाइक करके 100+ पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरे प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भैया? बताओ, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलिमंजारो है, माउंट एवरेस्ट है, K2 है, या क्या हो जाएगा भैया? या कंचनजंगा हो जाएगा? बताइए भैया। हाँ जी भैया बोलिए। बी जवाब दे रहे हैं सभी लोग। अंशुमन कुमार सी भी जवाब दे रहे हैं। आप प्रीतांजलि सी, पूनम कुमारी सी, वंदु पेंका सी, अच्छा, पिंकी कुमारी सी, मंजू सी, सत्येंद्र सिंह सी, अच्छा, शीला जी सी। ये जो सी जवाब दे रहे हैं उन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ देखो, यहाँ विश्व का पूछा है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? तो द राइट ऑप्शन विल बी माउंट एवरेस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई कितनी है?
50 मीटर क्या हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। और इस माउंट एवरेस्ट ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, इस बात को याद रख लीजिएगा। बात क्लियर। इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में, इसी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, चीन कह सकते हैं, उधर इसको हम क्या बोलते हैं, इधर इसका दूसरा नाम है, वहां पर इसको कहते हैं कोमोलुंगमा। क्या कहते हैं, कोमोलुंगमा, या वहीं पर इसको कहते हैं चोमोलुंगमा। क्या, चोमोलुंगमा या कोमोलुंगमा। और याद रख लीजिएगा, भारत में यानी जो नेपाल वाली सीमा है, भारत में नहीं नेपाल में, नेपाल में इसको क्या बोलते हैं भैया, नेपाल में याद रख लीजिएगा माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। क्या बोलेंगे, सागर माथा बोलेंगे। सागर माथा का अर्थ क्या होता है, सागर माथा का अर्थ होता है बर्फ की देवी। क्या होता है भैया, नहीं बर्फ की, सागर माथा का अर्थ क्या होता है, याद रख लीजिएगा, सागर माता का अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता। क्या होता है भैया, ब्रह्मांड की माता, मदर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की माता सागर माता का अर्थ होता है, याद रख लीजिएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे आपसे, याद रख लीजिएगा, जबकि अगर हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि कोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है, तो कोमोलुंगमा का अर्थ होगा बर्फ की देवी। क्या हो जाएगा भैया, बर्फ की देवी हो जाएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, बर्फ की देवी हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात इसमें अगर आपको बताएंगे, जो K2 है, याद रख लीजिएगा, इस K2 की अगर बात करेंगे, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8611 मीटर हो जाएगी। और इसकी अगर बात करेंगे तो यह भारत की, क्या भैया, भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। K2 क्या हो जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कौन सी भैया, K2 हो जाएगी। लेकिन यह K2 स्थित कहां पर है, यह K2 स्थित है POK सीमा में। कहां पर स्थित है भैया, POK सीमा में स्थित है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो क्षेत्र है वहां पर यह स्थित है, याद रख लीजिएगा K2। तो अब भाई आप कहोगे कि सर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो भारत का बेशक हिस्सा है, लेकिन अभी इस पर कब्जा किस पर है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का है। तो फिर अनुपम सर आप इस बात को कैसे कह सकते हो कि यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भाई है तो हिस्सा भारत का ही ना। फिर भी अगर आप ये जानना चाहो कि सर ये तो देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी, लेकिन कंचनजंगा के नाम यह रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत की सीमा में स्थित, भारत की सीमा में स्थित सर्वोच्च चोटी, भारत की सीमा में स्थित सर्वोच्च चोटी की अगर बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। 8598 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई हो जाएगी। कंचनजंगा की कौन से राज्य में हो जाएगी, तो यह हो जाएगी भैया सिक्किम राज्य में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी भैया, सिक्किम राज्य में हो जाएगी, इस बात को याद रख लीजिएगा। किलिमंजारो कहां पर है, अफ्रीका में, है ना, यह बात हो जाएगी। तो तीनों पॉइंट आपको याद हो गए, तीनों पॉइंट अब आपको इसमें याद हो गए भैया। तो वैसे इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है भैया कि भारत की सीमा में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो तब आंसर क्या हो जाएगा, 8598 मीटर के साथ में कंचनजंगा, तब इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अच्छा ये बात बताओ, इसमें से आप में से कौन कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिहार में जो नई शिक्षक भर्ती निकली है, बिहार में जो नई शिक्षक भर्ती निकलेगी उसमें जो 1 लाख खाली पद हैं, 1 लाख पदों पर भर्ती, 1 लाख पदों पर जो भर्ती होगी उसमें आपको पता ही है, एक तो 6 से 8 तक भर्ती होगी उसमें, एक 9 से 10वीं तक भर्ती होगी उसमें, एक उसमें 11 से 12वीं तक भर्ती होगी। तो इस क्लास के लिए अगर मैं ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट कर दूं, क्या इसके लिए मैं ज्योग्राफी यानी भूगोल की अगर मैं क्लास स्टार्ट करूं, तो आप में से कितने बच्चे लाइव आओगे, आप में से कितने बच्चे लाइव आओगे, जरा यस कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमको इसके लिए पढ़ना है। बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए जो आई है सर, बिहार या शिक्षक भर्ती 2.0 जिसको हम कह रहे हैं, उसके लिए जो आई है कौन कौन है बताओ भैया। हम बिहारी नालंदा से, ओके। एलिजिबिलिटी बताइए ना सर, एलिजिबिलिटी के लिए मैंने एक अलग से इवेंट किया हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है भैया।
एलिजिबिलिटी मैंने अलग से इवेंट किया हुआ है चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है भैया, बताओ क्लियर है। और बेसिक एलिजिबिलिटी तो आप जानते हैं कि जो बिहार में 6 से 8 तक जो टीचर बनेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उनका बीएड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उनका सीटेट का जो है पेपर 2 पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। जो बिहार में नई वाली भर्ती में 9 से 10 तक शिक्षक बनेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उनके लिए बीएड होनी चाहिए और 9वीं 10वीं के लिए क्या होना चाहिए, बिहार एस्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। जो बिहार में 11वीं से 12वीं तक शिक्षक बनना चाहेंगे उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, उनके लिए बीएड चाहिए और उनके लिए एस्टेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। यह आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी भैया, एलिजिबिलिटी हो जाएगी। सीटेट मेरा क्लियर नहीं है किरण कुमारी जी, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, अगले सवाल पे चलते हैं। अब हम आ जाएंगे चौथे सवाल पे आ जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाएंगे। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? इन विच ओशियन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड? विश्व का सबसे गहरा महासागर कहां पर स्थित है, बताओ भैया। ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग अभी नए जुड़े हैं, आप जानते हैं कि यह मेरी क्लास कितने बजे चलती है भैया? यह मेरी क्लास रोजाना 4 बजे चलती है। अपने जहन में बिठा लीजिए, रोजाना 4 बजे मेरी क्लास चलती है। किसके लिए? एसएसटी की चलती है। एसएसटी आप जानते हैं, सामाजिक अध्ययन। और किसके लिए क्लास है भैया? तो यह क्लास आपको पता है तो यह क्लास सीटेट दिसंबर के लिए, लेकिन फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम, जैसे बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वाली क्लास में हम आपको क्या कराते हैं? इस वाली क्लास में हम आपको कराते हैं एनसीईआरटी। बोलो क्लियर है? तो कितने बजे क्लास चलती है? 4 बजे क्लास चलती है। और इस क्लास को आप सर्च कर सकते हो मेरे नाम से, एसएसटी बाई अनुपम सर। एक बार यार सभी लोग अगर कमेंट कर दें एसएसटी बाई अनुपम सर तो मजा आ जाएगा। एक बार क्या कर दो भैया, सभी लोग ना कमेंट में लिख दो एक बार एसएसटी बाई अनुपम सर, तो मजा आ जाएगा, पूरी एकदम विस्फोटक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। कह रहा है विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर की अगर बात करेंगे तो क्या इसका क्षेत्र हो जाएगा? प्रशांत महासागर में हो जाएगा भैया विश्व का गहरा हिस्सा जो है। और वो विश्व का गहरा हिस्सा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया मारियाना गर्त। क्या हो जाएगी भैया? मारियाना गर्त हो जाएगी। और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसी का दूसरा नाम है चैलेंजर गर्त। क्या नहीं, मारियाना गर्त या इसको क्या बोलते हैं? चैलेंजर गर्त ही बोलते हैं क्या? एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से शायद ये बोलते हैं। तो मारियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा स्थान है, 11,022 मीटर। 11,022 मीटर इसकी गहराई है। कहां पर है भैया, याद रख लीजिएगा। तो यह हो जाएगी फिलीपींस द्वीप समूह के पास। कहां पर हो जाएगी? फिलीपींस द्वीप समूह, जो एशिया में जो फिलीपींस देश है उसके पास जो फिलीपींस का पूरा द्वीप समूह है वहीं पर हो जाएगी। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। साथ के साथ विश्व का सबसे गहरा स्थान भी कहां पर है भैया? प्रशांत महासागर में ही मौजूद है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझिएगा। एस्टेट का आंसर की आ गया है नहीं संभव ठाकुर जी, अभी एस्टेट का आंसर की शायद नहीं आया, मेरे ख्याल से 18-19 तारीख के आसपास शायद उसका और रिजल्ट होना चाहिए। 18-19 को बता रहे थे, अभी न्यूज में भी मैंने देखा था कि 18-19 को एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो रिजल्ट आ जाएगा 18-19 के आसपास। ठीक है, तो आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर दिया है तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, कितना बढ़िया प्रश्न है। 5वें सवाल को पढ़िए कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम क्या है? महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम, मतलब पहले छोटा या फिर पहले बड़ा। देखो अच्छा, आकार के अनुसार सही क्रम क्या है? तो भैया आकार के अनुसार देख लो इसमें कौन सा सीक्वेंस आपको सही मिल रहा है ना? पढ़ो फिर हम बताएंगे। माई टॉपर टीचर अनुपम सर, थैंक यू वेरी मच। राजेश ठाकुर जी शुक्रिया। एसएसटी बाई अनुपम सर, थैंक यू। संगीता, सीटेट अपियन को मौका मिलेगा। दशरथ कुमार शाह जी, सीटेट को इस बार मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अभी अगस्त का पेपर हुआ है और अक्टूबर में फॉर्म भरे जाएंगे और अगला सीटेट का जो पेपर होगा वो दिसंबर में होगा और उससे पहले हो सकता है कि उसका नोटिफिकेशन भी ना आए। तो सीटेट अपियरिंग को मौका कैसे मिल सकता है? बात क्लियर है? या तो ऐसा हो जाता है कि भाई सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, बच्चों ने फॉर्म भर दिया, पेपर
नहीं हुआ है तो चलो अपीयरिंग को मौका दे दो, लेकिन इस बार तो सीटेट का फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा, तो फिर किस बेस पे अपीयरिंग को दिया जा सकता है? भाई जो पिछली बिहार शिक्षक भर्ती हुई थी, वह जब भर्ती निकाली थी उस वक्त 20 अगस्त का सीटेट का एग्जाम था, तो सीटेट को जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है तब ये बात उठाएगी कि भाई अपीयरिंग को मौका दे दो। लेकिन अब तो जब 15 अक्टूबर से भर्ती का फॉर्म भरा जाएगा, जब 15 अक्टूबर से भर्ती का फॉर्म भरा जाएगा तो फिर अपीयरिंग को फॉर्म मौका नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, बताओ सर यूपी टेट कब होगा? प्रिया रस्तोगी जी, यूपी टेट के बारे में अभी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि जिस तरीके से 2024 में चुनाव है उस तरीकों को ये ध्यान में रखते हुए सितंबर के लास्ट में अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया, उससे बड़ा हो जाएगा अफ्रीका, उसके बाद आ जाएगा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अतः सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा बताओ? सही उत्तर आप बता ही नहीं पा रहे भाई। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अंटार्कटिका हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीटेट दिसंबर के लिए इस वक्त पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा है सिवाय मेरे अलावा। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, बने रहिए, लगातार मेरे साथ में पढ़ते रहिए। सीटेट दिसंबर के पेपर को एकदम फोड़ देना है। 50+ नंबर सीटेट एसएसटी में आपके आएंगे। ऑल ओवर मार्क्स मैंने इस बार टारगेट बनाया, कम से कम आपको 110+ नंबर आपको दिलवाने ही दिलवाने हैं। तो आप 4 बजे की क्लास को जरूर रोजाना देखें। ठीक है, चलिए सी का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अर्नव आशिक कह रहे हैं साहब के अस्ते कह रहे हैं सर आप अड्डा से यहाँ कैसे आ गए? बस चले आए साहब, एकदम बढ़िया यहाँ पे सिस्टम, और ज्यादा बढ़िया लग रहा था तो यहाँ चले आए। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। 6वें सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है भैया, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। याद रख लीजिएगा, क्या पूछ रहा है? स्थलीय संरचना को पूछ रहा है। तो एशिया तथा यूरोप को शामिल करने वाली स्थलीय संरचना में कौन सा हो जाएगा? यूराल पर्वत, यूराल नदी या जूरा पर्वत, कौन सा हो जाएगा बताओ? इसमें बिल्कुल सही जवाब दीजिए यहाँ पर। हर हर महादेव। आज सुबह क्लास नहीं हुआ था क्या सर जी? नहीं राजेश भाई, आज सुबह क्लास नहीं हुआ था, थोड़ा सर दर्द कर रहा था जिसकी वजह से आज मैंने सुबह क्लास नहीं लिया था। ठीक है भैया, बताओ क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? बताओ भैया। ठीक है, तो एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को, आप जानते भैया, एशिया प्लस यूरोप, जो एशिया है प्लस जो यूरोप है, आपको पता है इसको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? तो इसको संयुक्त रूप से हम कहते हैं यूरेशिया कहते हैं। इसको संयुक्त रूप से क्या कह रहे हैं? इसको संयुक्त रूप से हम कह रहे हैं यूरेशिया कह रहे हैं। तो उन दोनों को अलग करने वाली संरचना कौन सी है? तो अगर बात करेंगे यूराल पर्वत करेगा, यूराल नदी भी करेगी, लेकिन जूरा पर्वत नहीं करेगा। इस बेस पे इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? 1 और 2 पर इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? सी इसका उत्तर हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ ये भी पूछ रहा है, स्थलीय संरचना भी पूछ रहा है ना, तो स्थलीय संरचना के अंतर्गत तो स्थल पर तो केवल यूराल पर्वत ही है, यूराल नदी नहीं है। लेकिन जब मैंने इसका डीप एक्सप्लेनेशन देखा तो यूराल नदी भी तो भाई स्थल खंड पे ही बह रही है ना, तो इस बेस पे फिर हम इसका उत्तर सी लगा देंगे। ए इसका उत्तर नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कई जगह इसका उत्तर ए भी दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। जूरा पर्वत तो यहाँ पे है ही नहीं भैया, उस साइड में। ठीक है, क्या इसका उत्तर हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अदिति सिंह कह रहे हैं सॉरी सर लेट हो गई, कोई बात नहीं, स्वागत है अदिति आपका। ठीक है भैया, चलो यार 150 बच्चे इस वक्त लाइव देख रहे हैं। पहले यार एक बार आज शेयर कर दो यार, एक बार आज सेशन को शेयर कर दो यार, इसको 200+ ले जाओ भैया ना, इसको 200+ वॉचिंग आज आपकी होनी चाहिए, 200+ वॉचिंग आज आपकी होनी चाहिए। तो इसको शेयर कर दो तो मजा आ जाएगा ना। आज भैया अगर आप देखो, आज अगर आपने 200+ शेयर कर दिया तो संडे को फिर मैं आपको 3 घंटे की एक मैराथन क्लास दूंगा। क्या? संडे को 3 आवर की क्या दूंगा भैया? मैं मैराथन क्लास आपको दे दूंगा 3 घंटे की, और उसमें मैं आपको भैया पॉलिटी के टॉप क्वेश्चन करा दूंगा। क्या? पॉलिटिकल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन। ये मेरा आपसे वादा रहा, ये मेरा आपसे वादा रहा कि पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन, ज्योग्राफी और पॉलिटी भी करवाइए बिहार टीचर के लिए, बिल्कुल मैं पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन करा दूंगा इस संडे को। आज फ्राइडे, कल सैटरडे और संडे को टॉप 100 क्वेश्चन करा दूंगा। आप एक बार इसको अपने दोस्तों तक शेयर करके चले आइए। बात क्लियर भैया?
ठीक है भैया। तो एक बार इसको अपने दोस्तों तक शेयर करके चले आइए और लाइक करके चले आइए, तो मजा आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। 7वां सवाल क्या कह रहा है, बताओ भैया कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत व्रत तीनों गुजरती हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत व्रत तीनों गुजरती हैं। विच कॉन्टिनेंट इज द कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर ऑल थ्री पासेज। कौन सा है भैया बताओ, है ना। पीडीएफ भी सेंड कर देंगे बिल्कुल भैया, है ना। तो अब तो आपके हवाले है भैया, आपके हवाले वतन साथी होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अब ये आपके हवाले वतन साथियों, ठीक है भैया। तो इतना तो अब आपको करना पड़ेगा मालिक, ठीक है। ठीक है, बताओ। मैंने भी शेयर कर दिया है ना भैया। तो एकदम से बढ़िया माहौल बनना चाहिए। आप सभी लोग जाइए और एक बार इसको शेयर करके आइए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह पर, ठीक है। जब तक इस सवाल का जवाब दीजिए बढ़िया से, जब तक इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्या इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, बताओ भैया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर लेते हैं। अब चलिए आगे चलेंगे। तो अब इस सवाल को हमने यहाँ पर बात कर लिया है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है बंधु। क्लियर यहाँ पर बताओ। चलिए अब कह रहा है यहाँ पर कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। तो आपको पता है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 8वां क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैनाल दैट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ कैनाल दैट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका। बोलो भैया, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या हो जाएगा, बोलो। तो आपको पता है भैया, विश्व का मानचित्र यहाँ पे लगा नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। आपको पता है कि जो सुएज नहर है, कौन सी भैया, जो सुएज नहर हो जाएगी वो क्या करेगी भैया, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर कौन सी है, सुएज नहर है। जबकि ये पनामा नहर जो आपको पता है, पनामा नहर हमारे नॉर्थ अमेरिका और हमारे साउथ अमेरिका को कनेक्ट भी करती है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है पनामा जल संधि और पनामा स्थल संधि, वहीं पर है पनामा नहर, ठीक है भैया। कील नहर कहां पर हो जाएगी, जर्मनी में हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। जो कील नहर क्या करती है भैया, ये कील नहर जो है नॉर्थ सी को, नॉर्थ सागर जो उत्तर सागर को बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर से कनेक्ट करती है। दोनों चीजों को याद रख लीजिएगा। तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी नए दोस्त जुड़ रहे हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भैया, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करना प्लीज, और एक बार शेयर करो यार इसको अपने दोस्तों को। आज इसको 200 प्लस वॉचिंग होनी चाहिए। 200 प्लस वॉचिंग होने पर आपको क्या मिलेगा, तो मैं आपको संडे को 3 घंटे की एक मैराथन करा दूंगा भैया। अपना पर्सनल टाइम आपको दे दूंगा, प्रॉपर 3 घंटे की मैराथन में आपको इस संडे को करा दूंगा, ठीक है भैया। ये है। और रेगुलर क्लास मेरी कितनी बजे होती है, रेगुलर क्लास आपको पता है 4 बजे मेरी रेगुलर क्लास होती है। नेक्स्ट चलेंगे। 9वां सवाल कह रहा है उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। इन विच कंट्री डू द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका मीट। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। पनामा में मिलते हैं, कोस्टा रिका मिलते हैं, निकारागुआ में मिलते हैं, या होंडुरुस में मिलते हैं। बताओ उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो बताओ भैया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं, पनामा में, कोस्टा रिका में, निकारागुआ में, या होंडुरुस में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आप बताओ इसका क्या उत्तर हो जाएगा। सर प्लीज 6, 7, 8 की हिस्ट्री की मैराथन करवा दीजिए। 29 को पेपर है यूटेट का, ठीक है जी, करवा देंगे भैया।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पनामा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है किस देश में मिलते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पनामा इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, पनामा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, आप में से बताओ कौन कौन है आप में से जो उत्तराखंड का टेट की परीक्षा दे रहा है, आप में से कौन कौन है जो उत्तराखंड टेट की परीक्षा दे रहे हैं, इनमें से बताओगे भैया, है ना। उत्तराखंड टेट वाले कौन कौन से, जरा यस लिखो, जरा यस लिखो, कौन कौन उत्तराखंड टेट वाले हैं, फिर मैं उसको लेकर के एक मैराथन क्लास प्लान करूंगा। ठीक है, चलिए रुचि विष्ट करें, यू टेट के लिए हेल्पफुल है, जी हाँ बिल्कुल हेल्पफुल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ बच्चे हैं उत्तराखंड टेट के लिए, तो मैं उत्तराखंड टेट के लिए क्लास प्लान करूंगा। ठीक है, चलो 10वें सवाल का जवाब दो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, और कह रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर मान लेते हैं कि भैया इस तरीके से हमने मान लिया, कुछ भी बना लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका रहा, ये हमारा यूरोप और एशिया रहा हमारा, ये यहाँ पर हमारा क्या रहा भैया, अफ्रीका रहा हमारा, ये यहाँ पे क्या रहा हमारा, ऑस्ट्रेलिया रहा, है ना, और ये हमारा नीचे अंटार्कटिका वाला हिस्सा रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये 7 महाद्वीप हो जाएंगे विश्व में। इन 7 महाद्वीपों में कह रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्या, ये रहा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब कह रहा है इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। उल्टा कह रहा है यहाँ पे पूर्व में प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ फैली। हाँ, ये बात तो बिल्कुल लगभग लगभग सही है भैया कि क्या कह रहे हैं, गोपाल के कंधे पर बैठ के उत्तराखंड पहुंच जाना पता नहीं कैसी कमेंट आप लोग करते रहते हो। ठीक है, तो अगर देखेंगे इसमें तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हाँ साहब, यहाँ पे जो है इस हिस्से में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कितनी लंबाई है, 7200 किलोमीटर लंबाई है एंडीज पर्वत की, जो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैली हुई है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, यहाँ पर पेरू और देश से निकलती हुई यहाँ पर फिर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, बात सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, लेकिन पहला गलत हो जाएगा। अतः कौन सा कथन सत्य है, तो 2 और 3 कथन इसमें क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा भैया, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है भैया, चलिए 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, तो 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कह दिया भैया कि पूर्व में प्रशांत महासागर है और यहाँ पर कह दिया पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, जबकि पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। थोड़ा सा उल्टा कर दिया, जब थोड़ा सा उल्टा कर दिया तो यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए स्टेटमेंट वाले सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसीलिए स्टेटमेंट वाले सवालों को कैसे पढ़ना चाहिए भैया, बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, तो 10वें सवाल का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 11वें सवाल की तरफ। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड दी आइलैंड कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, बताओ ये किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अब अगर ये बात आपसे पूछी जा रही है तो सबसे पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि द्वीप किसे कहते हैं, यह बात आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भैया कि आइलैंड किसको कहते हैं, याद रख लीजिएगा। तो द्वीप किसको कहते हैं, जमीन का एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, दैट पार्ट ऑफ लैंड विच ऑल साइड सराउंडेड बाय वाटर नोन एज आइलैंड। तो जमीन का कोई एक टुकड़ा है, मान लेते हैं ऐसे जमीन का कोई एक टुकड़ा है और जो क्या भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो जमीन का एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम द्वीप कहते हैं, याद रख लीजिएगा। और द्वीप की अगर हम बात करेंगे भैया, और तो महाद्वीप मतलब ऐसा एक महाद्वीप हो जो द्वीप के संरचना के जैसा हो, तो इसका मतलब वो एक ही महाद्वीप है और उसका नाम क्या हो जाएगा भैया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए जो पानी के बीच में जमीन से घिरा हो द्वीप, पानी के बीच में, अरे भाई जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो,
जमीन से कैसे घिरा हो सकता है, जमीन का तो बना होता है ना, ठीक है ठीक है, जमीन का तो बना ही होता है, ठीक है। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है, याद रख लेना। आगे चलेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, याद रख लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। विद रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, अंटार्कटिका की बात कर रहा है। तो देखो हमने आगे पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ एनी काइंड हियर। तो बताओ क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वें सवाल का। 12वें सवाल का आनंदी अनु जवाब दे रही है सी। बेटा तेरा तो हो गया कल्याण, ठीक है। पूजा कुमारी सी। सर कमेंट पढ़िए, बताइए आरजू परवीन जी क्या कह रही हैं। ऑफलाइन कमेंट कर देना, बाद में पढ़ लूंगा भैया। हैं गीता शर्मा जी भी सी जवाब दे रही हैं, संगीता भी सी जवाब दे रही हैं, डगमा सईदा सी, प्रिया रस्तोगी सी, प्रियंका कुमारी सी, संगीता भारद्वाज सी, गोपाल झा और हितेश ए जवाब दे रहे हैं। चलो सोनू सुल्तानिया सी। अरे भाई क्या करें तुम लोगों का यार, हद ही करते हो आप लोग तो इतने महान आदमी हो ना कि आपकी क्या ही बात करें। सही तो हो जाएगा केवल 2। गीता शर्मा जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब आप इतना गलत कर देंगे। इतना पढ़ा है आपको। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर नहीं है, दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल इस महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे भैया, बीचों बीच स्थित है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर स्थित है भैया। यह अगर पृथ्वी है तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है और अंटार्कटिका ऐसे करके फैला हुआ है, अंटार्कटिका ऐसे करके फैला हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच स्थित है भैया। सर सबका गलत हो गया, सबका गलत होगा ना, जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। देखो यार यही हाल रहा तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। बताओ तुम कहो तो मैं भी लाइव क्लास बंद कर दूँ, कोई धमकी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको धमकी दे रहा हूँ। लेकिन देखो मुझे आता है गुस्सा, इतना ढंग से पढ़ाने के बावजूद आप नहीं पढ़ा रहे हो तो फिर मैं क्लास को कर दे रहा हूँ बंद। भाड़ में जाए क्लास, मैं कल से सीटेट के लिए पढ़ाऊंगा ही नहीं है। बताओ देखो सीरत कंबोज करें, कंटेंट करा दीजिए। अरे मेरी बहन कितना तो करा है, एक बार पढ़ो तो सही, क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन भी तो बताता हूँ, वो भी कर लो, कितना दिमाग मार लो उसके लिए। लेकिन आप लोग यार, आप लोग महान आदमी हो, आपको तो कितना ही पढ़ा लो, आपको कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। अरे एक बार मैं कह के थक गया, एक बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ तो लो, फिर आकर के हमसे कहते हो भैया अरे सर जी सीटेट में एसएसटी का पेपर पास नहीं हुआ, सर जी क्वेश्चन लेंदी थे, सर जी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, सर जी मेरे 28 नंबर है गया एसएसटी में। आएंगे कैसे नहीं जब ढंग से पढ़ोगे नहीं किसी चीज को। भैया थोड़ा ढंग से पढ़ लिया करो, मैं फिर से कह रहा हूं। मजाक मस्ती अपनी जगह पर है लेकिन पढ़ाई अपनी जगह पर है, तो इस पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ लो। और अगर नहीं पढ़ना है तो मना कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सीटेट की क्लास को बंद कर दूंगा। वैसे भी पूरे यूट्यूब पे सीटेट दिसंबर को लेके भी कोई नहीं पढ़ा रहा है, मैं बीपीएससी में पढ़ा लूंगा, बिहार वाले बच्चों को पढ़ा लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यही चाहते हो तो मतलब आपके साथ में अगर कोई ज्यादा मेहनत करना है तो आप मटर गश्ती मान लेते हो। अरे मैं आप ही से कह रहा हूं, जो आप में से जो हाउस वाइफ हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो दोस्त जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, जो घर का काम धाम करने के बाद भी पढ़ रही हैं, उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत जरूरी है। समझ रहे हो, वरना दिक्कत हो जाएगी। सीटेट का पास हो जाएगा तो नौकरी लगने की संभावना हो जाएगी। कब तक ये और मतलब घर के कामों में लगे रहोगे। बहुत सारी जिम्मेदारियां आगे भविष्य ऐसा आने वाला है कि अगर जिसका भविष्य सिक्योर नहीं है, सरकारी नौकरी या कोई नौकरी नहीं है 40-50-60 हजार रुपए की, तो घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे आप कितने भी करोड़पति अरबपति क्यों ना सही। तो ढंग से थोड़ा पढ़ लिया करो। चलिए अब 13वें सवाल का जवाब दो। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है। आकार के आधार पर, मैं हाउस वाइफ हूं सर, मैं तभी तो कह रहा हूं आधे से ज्यादा हाउस वाइफ है इसमें, उन बहनों के लिए तो पढ़ाई जा रहा है, इसलिए तो कह रहा हूं ढंग से पढ़ लो वरना दिक्कत हो जाएगी। बाकी आपकी मर्जी भैया, पढ़े लिखे आदमी हो आप। 6 to 8 क्वालिफाइंग नहीं है तो बीपीएससी एग्जाम का मौका मिलेगा। 6 से 8 अगर क्वालिफाई नहीं है तो बीपीएससी में कोई मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2। सर आप सही बोल रहे हैं माता, हम सही बोलते हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, आप भी मेहनत कर ले वरना दिक्कत हो जाएगी। आपकी क्लास हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तभी तो आप पढ़ते नहीं हो हैं। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। सही ट्रिक क्या है, पैसा, PAISA, पैसा। पैसा में क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्रशांत महासागर, क्या हो जाएगा पी से प्रशांत महासागर, ए से क्या हो जाएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, आई से क्या हो जाएगा इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, एस से क्या हो जाएगा सदर्न ओशन यानी जो दक्षिणी महासागर है, और दक्षिणी को क्या बोलते हैं अंटार्कटिका महासागर।
अंटार्कटिका, और ए से क्या होता है आर्कटिक। तो प्रशांत नंबर ए, नंबर 2 अटलांटिक, नंबर 3 हिंद, और नंबर 4 ये, और नंबर 5, 4 5 तो सही है। 1 3 2 4 5, 1 3 2, 1 3 2 4 5, क्या इसका उत्तर हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताओ, क्लियर है बात? यहीं पर आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डी इसका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14वां सवाल कह रहा है नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित हैं? द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू विच ओशियन? प्रॉपर्टीज को फिर जवाब दीजिए, पूरी प्रॉपर्टीज को पढ़िए और जवाब दीजिए। ये दिए गए कथन एवं किस महासागर से संबंधित है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। तो इतना बड़ा महासागर एक ही है, प्रशांत महासागर। आगे पढ़ लेते हैं। फिर भी यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है, तो सबसे गहरा महासागर हो जाएगा। इस महासागर के एक और एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दूसरी और उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। बिल्कुल मैपिंग में देखोगे तो पता चल जाएगा। यह सब किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो यह सब प्रशांत महासागर के बारे में बात किया जा रहा है। यह किसके बारे में बात किया जा रहा है? यह प्रशांत महासागर के बारे में बात किया जा रहा है। 160 से भी ज्यादा बच्चे देख रहे हो मेरे प्यारे साथियों। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो एक बार चैनल को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरी सभी क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। जो लोग नए हैं वो समझ जाओ, क्लासिंग का टाइमिंग 4 बजे है। रोजाना 4 बजे मेरी क्लास होती है, रोजाना 4 बजे मेरी क्लास होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 15वें सवाल को एक बार पढ़ो और जवाब दो। कितना बढ़िया सवाल है 15वां। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन। कथन एवं कारण पर विचार करिए। पहला कथन ये कह रहा है भैया, कथन ये कह रहा है अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रय एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति है। मतलब पोताश्रय डॉकयार्ड वगैरह, पत्तन वगैरह, वहां पर जहाज वहाज रुक सकते हैं, उसके लिए आदर्श स्थिति है। कारण कह रहा है अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी। अगर तटरेखा सीधी एवं चौड़ी हो जाएगी तो वहां पे कोई डॉकयार्ड कैसे बन सकता है? डॉकयार्ड बंदरगाह कटी फटी जगहों पे ही तो बनते हैं, और कटी फटी जगह टेढ़ी मेढ़ी जगह है ना प्राकृतिक रूप से। तो वह कौन सी? अटलांटिक महासागर में। तो आर तो गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। पूरी विशेषता दे रखी है, एनसीईआरटी में जाके पढ़ लो। क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? बताओ क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आगे चलेंगे। 16वें सवाल के बारे में जवाब दो। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन। कथन ये कह रहा है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ बिल्कुल, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। जैसे अभी जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है एंड इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तभी तो सितंबर का मिड आ गया, लेकिन फिर भी अभी गर्मी भयंकर पड़ रही है, तभी तो है, ऐसा है। वरना ऐसा मतलब वरना अब तक तो सर्दियां आ जाती थी। तो कथन ए तो सही है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। इट इज हैपनिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। अतः ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की क्या करता है भैया? सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है भैया, क्लियर क्लियर? बताओ, बोलो हाँ के ना कि ये बात हाँ सर बिल्कुल परफेक्टली सही है यहाँ पर। ठीक है, याद रख लेना चीजों को, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए भैया 16वें सवाल की तरफ चलेंगे। देखो 17वां, कितना बढ़िया लल्लन टॉप सवाल है एकदम से। 17वां लल्लन टॉप सवाल है एकदम से। नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित करिए। ऐसा सवाल सीटेट में पूछा जाता है, सुमेलित करने वाला, मैच कॉलम वाला। इसमें दिमाग की जरूरत है, रटने से काम नहीं चलेगा। मिलाओ इसको भैया। संगीता भारद्वाज कमेंट करें। एसएसटी भाई अनुपम सर, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू मेरे लाल, थैंक यू। चलिए ठीक है, पढ़ते रहो बस। ठीक है भैया, सर बताइए प्लीज क्या पूछनी है, पूजा जी बताइए।
मैं कहता हूँ ऑफलाइन में कमेंट कर दिया करो भैया, लाइव क्लास में देख नहीं पाता हूँ क्या कमेंट पूछते हो। नहीं भैया सुरती जी, अब मैं वहां पे नहीं पढ़ा रहा, पता नहीं क्या कमेंट पूछा है आपने। ऑफलाइन कर दें। सुपर टेट का एग्जाम कौन दे सकता है? सुपर टेट का एग्जाम कौन दे सकता है, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, सुपर टेट का एग्जाम कौन दे सकता है। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। प्रशांत महासागर, त्रिभुजाकार आकृति, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो देखो आपको पता है भैया, प्रशांत महासागर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग इस तरीके से, कैसा है भैया, त्रिभुजाकार आकृति का, अटलांटिक महासागर एस आकृति के समान है, हिंद महासागर लगभग वृत्ताकार है। इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? अरे उल्टा मिला दिया क्या? हाँ तो सही है ना भाई। देखो प्रशांत महासागर ये रहा, हिंद महासागर कहां पे रहा भैया? हिंद महासागर की अगर बात करेंगे तो क्या रहा भैया, कहां गया? त्रिभुजाकार ऐसे ये रहा, सही है। अटलांटिक महासागर के एस आकृति के हिसाब से तो सही तो है, क्या क्या मिलाना है? प्रशांत महासागर कैसा हो जाएगा? लगभग वृत्ताकार, इसका मतलब ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अटलांटिक महासागर सही है बिल्कुल, एस आकृति समान, बी का क्या हो जाएगा? 2, 3 और 2। हिंद महासागर कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार, ए सही था, बी सही होगा। क्या दे रखा है? अरे बी तो दे रखा है यार, क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 18वें सवाल के बारे में बताइए। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? भाई जो पृथ्वी के मंडल है, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? तो उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें वायुमंडल में। पहला कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा हो जाएगा भैया? तो समताप मंडल हो जाएगा। समताप मंडल के बाद कौन सा हो जाएगा? मध्य मंडल हो जाएगा। मध्य मंडल को क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल, मतलब जो बाह्य बहिर्मंडल, या जिसको हम कहते हैं आयन मंडल। और आयन मंडल से ऊपर कौन सा हो जाएगा भैया? आयन मंडल से ऊपर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल तो क्या पूछ रहा है? मध्य मंडल। मध्य मंडल कहाँ रहा? ये रहा। तो आयन मंडल और समताप मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा भैया? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसका जवाब आपको ऑफलाइन में कमेंट करके जवाब देना है। पढ़ लीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। या दूसरा आपसे यहाँ पर कह रहा है भैया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इसका सही उत्तर ए, बी, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी, डी कौन सा इसका जवाब होगा? इसका जवाब आप ऑफलाइन में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है भैया। और जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं, एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर इसकी पीडीएफ आपके लिए डाल दूंगा मैं। और इस चैनल को क्या कर लेना, आप सब्सक्राइब भी कर लेना है। चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कल इससे आगे बात करेंगे। कल इससे अगला हमारा चैप्टर है, और एनसीईआरटी का 6वां चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इस 6वें चैप्टर को कल हम आपके लिए करेंगे, याद रख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। और टेलीग्राम पर आप जान रहे हैं, ये हमारा चैनल है भैया, सुपर कोचिंग टेट एंड पीआरटी बाय टेक्स्ट बुक। इसमें जो वीडियो वाला सेगमेंट है, जो वीडियो वाला सेगमेंट है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती है। जो लोग आप कमेंट करते हो, वो सारे आपके डाउट यहाँ पर हैं। जैसे देखो, शिक्षक भर्ती क्या झूठ है, क्या सब है, अजय सर ने आपके लिए वीडियो बनाई है, इसको देख लेना। यूपी टेट 2023 सिलेबस में कंप्लीट डिस्कशन जो बदला हुआ है नए आयोग के गठन होने के बाद में, यूपी टेट को लेकर के वीडियो हमने बना दी है। और केवीएस पीआरटी रिजल्ट कट ऑफ को लेकर के वीडियो, 1 लाख वैकेंसीज बिहार में शिक्षक भर्ती आई, इसमें पूरी योग्यता सब कुछ मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। 1 से 5 तक के लिए भर्ती क्यों नहीं है, तो यह एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अजय सर यहाँ पे वीडियो बना रहे, उधर देख रहे हैं आप। दीपक सर मॉडल वर्ग, यहाँ देखो 20,000 शिक्षकों की बंपर भर्ती है। दीपक सर आप देख रहे हैं, हिमांशु सर यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं पूरी तरीके से कंप्लीट, आप देख रहे हैं। मतलब सारे के सारे टीचर जितने भी, अजय सर आप देख रहे हो मोस्ट एक्टिव हैं चैनल पर, जो आपके लिए सारी की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सीटेट परीक्षा के लिए बेस्ट बुक्स, इनसे मिलेगा सिलेक्शन। हिमांशु सर ने एक वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी ना। अगर आप इन वीडियो को देख सकते हो तो मामला क्लियर हो जाएगा। एस्टेट 2023 एग्जाम कब तक हो जाएगा, मोनिका मैम ने वीडियो बना दी है, एस्टेट एग्जाम को लेकर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ इस चैनल पर मिल रहा है, सारे टीचर मोस्ट एक्टिव हैं भैया। इसको फॉलो कर लीजिए भैया। और प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सीटेट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें आप मेरी सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट तरीके से वीडियो। अभी ये लाइव चल रही है वाली क्लास, इसके अलावा 1, 2, 3, 4 सारी की सारी वीडियोस आपको दे रखी है। कोई दिक्कत तो नहीं, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या दिक्कत है, बस है समझ रहे हो, पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, चलो कल मुलाकात करेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, राम राम, राधे राधे। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। नेक्स्ट क्लास में आपसे जरूर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।